अच्छा, पिछले वीडियो में हमने भारत की संघीय कार्यपालिका में हमने पढ़ा था किस तरीके से प्रधानमंत्री और मंत्रियों का चुनाव होता है, मतलब कैसे वो नियुक्त किए जाते हैं, कैसे मंत्रिमंडल का गठन होता है, कार्यपालिका का गठन कैसे होता है। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको देख लीजिए तो यहाँ आपको समझने में सुविधा होगी। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे कि मंत्रिमंडल का गठन कैसे होता है, ये पूरा डिटेल में हम लोग समझ लिए थे। अब हम लोग मंत्रिमंडल में पढ़ेंगे कि जो टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जितने भी हो, वो तो पढ़े थे हम लोग कि लोकसभा के सदस्यों के 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जितने भी हो मंत्रिमंडल में सदस्य, अब उस मंत्रिमंडल में आपको 3 कैटेगरी के मिनिस्टर्स मतलब मंत्री देखने को मिलते हैं। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, इसको हिंदी में कहते हैं राज्य मंत्री, इसको आप कैबिनेट मिनिस्टर को कैबिनेट मिनिस्टर ही कहो। और तीसरा होता है आपका डेप्यूटी मिनिस्टर या उप मंत्री। ये 3 तरीके के मंत्री मंत्रिमंडल के अंदर रहते हैं। तो अब थोड़ा सा समझिए इस कॉन्सेप्ट को कि कैबिनेट मिनिस्टर कौन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कौन, डेप्यूटी मिनिस्टर कौन। तो कैबिनेट मिनिस्टर होता है कि जैसे भारत में जो जो इम्पोर्टेंट विभाग है, जैसे मान लीजिए रक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपका रेल विभाग, अर्थ विभाग, तो ये सब जो इम्पोर्टेंट विभाग है उन विभागों का जो मंत्री बनाया जाता है या जिस मंत्री को उन विभागों की जिम्मेदारी दी जाती है, उन मिनिस्टर्स को हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स के रूप में जानते हैं। ठीक है। और कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए, कि मान लीजिए कि कोई रेल मंत्री है, ठीक है, तब उसके द्वारा अकेले संभव नहीं है कि पूरे रेल विभाग के सारे कामकाजों को देख सके, तो उसको भी असिस्ट करने की ज़रूरत है। तो इसलिए उनके हेल्प के लिए एक रेल मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, रेलवे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, मतलब ये एक पद बनाया गया है, मिनिस्टर का एक पोस्ट है। तो ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं वो इनको असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को। तो रेल मंत्री, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर में रेल विभाग की जिम्मेदारी जिसको दी गई है, जिस कैबिनेट मिनिस्टर को, वो हो गया रेल मंत्री। और इस रेल मंत्री को हेल्प करने के लिए क्या होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स या राज्य मंत्री, तो इनको कहेंगे रेल राज्य मंत्री, रेल राज्य मंत्री। ठीक है। अब बहुत समय ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ पर टर्म जो है राज्य मंत्री टर्म को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि शायद किसी राज्य का मंत्री, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बस एक पोस्ट का नाम है, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री मतलब किसी राज्य का मंत्री, ऐसा नहीं। ये इनको असिस्ट करने के लिए एक मिनिस्ट्री का पोस्ट होता है, जिनको कहा जाता है रेल राज्य, ये कहलाएगा क्या, रेल राज्य मंत्री। ठीक है। अब ये जो रेल राज्य मंत्री है, इनका भी आपका 2 कैटेगरी होता है। एक होता है ये जो राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, इनके 2 कैटेगरी होते हैं। एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, या हिंदी में इसको कहते हैं स्वतंत्र प्रभार। ठीक है। और एक होता है ऐसे जनरली मिनिस्टर ऑफ स्टेट, नॉर्मल मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है ये। तब ये क्या, यही थोड़ा एक फर्क हो जा रहा है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में काम क्या है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर के हेल्प के लिए अपॉइंट किया जाता है। अब एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही विभाग में आपके 2 मंत्री हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर, रेल का कैबिनेट मिनिस्टर, और रेल का आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट, रेल राज्य मंत्री। लेकिन रेल राज्य मंत्री लगता है लाएगा इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब स्वतंत्र प्रभार। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कैबिनेट मिनिस्टर साल भर के लिए वो कोई रोग हो गया है, वो कहीं पर हॉस्पिटलाइज्ड है, या किसी भी कारणवश वो 5 महीना तक अपनी सेवा नहीं दे सकते रेलवे को, तब ये जो रेल राज्य मंत्री जो था, इसको असिस्ट करने के लिए, तब ये रेल राज्य मंत्री के ऊपर पूरा रेलवे चलाने का जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गया। मतलब वो अब कैबिनेट मिनिस्टर का काम वो कर रहा है। ठीक है। तो इसलिए उस समय इसको कहा जाएगा, इसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब स्वतंत्र प्रभाव, मतलब उसको स्वतंत्र तरीके से ये ड्यूटी मिली है कि वो रेल के डिपार्टमेंट को संभाले उस स्थिति में। और फिर जब कैबिनेट मिनिस्टर वापस आ जाएगा उसी विभाग का, तब वो फिर नॉर्मल मिनिस्टर ऑफ स्टेट या राज्य मंत्री कहलाएगा।
ठीक है। तो ये अलग से कुछ नहीं होते, जब इनको चार्ज मिलता है अपने कैबिनेट मिनिस्टर के ड्यूटी का, तब ये कहलाएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्वतंत्र प्रभार या इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है। अब इन दोनों को हेल्प करने के लिए और एक मिनिस्ट्री पोस्ट तैयार किया गया, उसको कहते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर या उपमंत्री, ठीक है। उपमंत्री का काम है इनको हेल्प करना या इन दोनों को हेल्प करना। इस तरीके से आपका जो भारत की संघीय कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका में जो मंत्रिमंडल हम लोग पढ़ रहे थे, इस तरीके से भारत की संघीय कार्यपालिका का मंत्रिमंडल तैयार होता है, ठीक है। अब एक चीज है कि प्रधानमंत्री का अब इस मंत्रिमंडल के साथ संबंध क्या है। तो देखिए बाय डिफॉल्ट कि प्रधानमंत्री क्यों कहा जाता है, प्रधानमंत्री वो भी मंत्रिमंडल का ही सदस्य है, ठीक है, लेकिन उसको प्रधान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन सारे मंत्रियों में वो हेड है। तो प्रधानमंत्री का ये मंत्रिमंडल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या रिलेशन है, तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या होता है, सरताज होता है, वो प्रमुख होता है। उसी के अनुसार वही मंत्रिमंडल की बैठक जब भी होगी, किसी भी कोई भी बैठक, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बैठक हो तो ये सारे मिनिस्टर रहेंगे, ठीक है, और केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स की बैठक हो तो ये रहेंगे। तो कोई भी मंत्रिमंडल का जब बैठक होगा तो प्रधानमंत्री ऑटोमेटिकली उस बैठक का अध्यक्ष होगा, प्रेसिडेंट होगा, वही बैठक को चलाता है और उसी के फैसले पर, उसी के डिसीजन पर मंत्रिमंडल का डिसीजन डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ही समझो मंत्रिमंडल का सर्वे सर्वा है और प्रधानमंत्री के इशारे से ही सब कुछ होता है। और ये भी है कि ये जो मंत्री बने हुए हैं वो भी डिपेंड करता है प्रधानमंत्री की इच्छा के ऊपर कि मान लीजिए वो प्रधानमंत्री किसी को रेल मंत्री बनाया है, लेकिन रेल मंत्री मान लीजिए वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो प्रधानमंत्री क्या करेगा, वो उस मंत्री को हटा भी सकता है, ठीक है, हटाकर दूसरा मिनिस्ट्री दे दिया, ऐसा भी कर सकता है, या उसको मंत्री पद से ही हटा सकता है, वो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो बॉस जो होता है मंत्रिमंडल का, वो होता है आपका हमारे देश का प्रधानमंत्री। इसलिए प्रधानमंत्री को ही भारत में हम वास्तविक शासक के रूप में जानते हैं। हम लोग पढ़े थे कार्यपालिका के संबंध में कि कार्यपालिका में आपका वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। तो भारत में आप देखिए प्रधानमंत्री ही पूरा कंट्रोल कर रहा है, और राष्ट्रपति का तुम लोग पढ़े ही थे कार्यपालिका वाले में कि राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है, इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है और मंत्रिमंडल रियल शासक होते हैं। अब मंत्रिमंडल में कौन, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियली इसको एग्जीक्यूट करता है मंत्रिमंडल की चीज़ों को, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और कैबिनेट ये हुआ। और एक संविधान से हट के एक टर्म आता है आपका किचन कैबिनेट। अब किचन कैबिनेट का मतलब थोड़ा समझिए कि मान लीजिए कैबिनेट मिनिस्टर, अभी जैसे कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है भारत में, इसमें शायद मतलब आपका 20 से कैबिनेट मिनिस्टर में 20 से 25 मंत्री रह सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह सकते हैं 20 से 25, अभी शायद 20 से 25 के बीच में ही संख्या है कैबिनेट मिनिस्टर्स की। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री में कौन आते हैं, मैंने कहा जो खास डिपार्टमेंट है पूरे देश से के इम्पोर्टेंस पे जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो जैसे मान लीजिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अभी हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर आपका निर्मला सीतारमण है, होम मिनिस्टर अमित शाह है। तो ये लोग जो है ये खास डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर बहुत कुछ दारोमदार है देश का, इनके ऊपर भारत के मंत्रिमंडल का या भारत की कार्यपालिका का नाम दाम ये सब डिपेंड कर रहा है, और देश की रक्षा वगैरह या देश की सुरक्षा वगैरह ये सब भी डिपेंड करती है इनके ऊपर। तो ये जो 3, 4 या 5 जो खास डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, और साथ ही साथ ये लोग प्रधानमंत्री के करीबी भी हैं। जब भी प्रधानमंत्री के करीबी भी है, आप देखिएगा अक्सर आप होम मिनिस्टर के साथ प्रधानमंत्री को अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, ये लोग अक्सर प्रधानमंत्री के साथ नजर आते हैं, ठीक है, या उनको वो दर्जा दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, मतलब ये करीबी भी हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन से हट के, संविधान से हट के एक टर्म यूज होता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट जैसे किचन मतलब क्या, रसोई जैसे घर है, रूम है, तो बड़ा आपका घर है, तो घर में अलग अलग रूम है, उसमें एक छोटा सा किचन रूम होता है। तो मंत्रिमंडल एक बड़ा सा घर है, उस घर में आपके ये कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्यूटी मिनिस्टर, ये अलग अलग रूम है, ठीक है, रूम है, और इन्हीं में से एक छोटा सा रूम बना देंगे हम लोग किचन।
तो ये जो मिनिस्टर्स हैं अलग अलग कैटेगरी के, इन्हीं मिनिस्टर में से, इसमें से कैबिनेट मिनिस्टर में से जो 2, 3, 4 खास मिनिस्टर्स होते हैं और प्रधानमंत्री के बड़े करीबी होते हैं, प्रधानमंत्री सबसे पहले अगर कुछ भी करने को होता है तो इन मिनिस्टर से चर्चा करता है, अपने खास ये 2, 3, 4 से, ठीक है। उसके बाद वो कैबिनेट की बैठक बुलाता है और कैबिनेट में प्रधानमंत्री उन बातों को रखता है। फिर कैबिनेट में पास होने के बाद फिर पूरे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाती है, मतलब अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, सबको लेकर मंत्रिमंडल की बैठक होती है और पास करवाया जाता है। मतलब वो सर पास क्या, वो प्रधानमंत्री बोल दिया तो हो गया। तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर 2-3 खास कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेकर वो पहले गुफ्तगू कर लेता है प्रधानमंत्री, इसलिए इसको कहते हैं प्रधानमंत्री का किचन कैबिनेट। मतलब पूरे घर में छोटा सा रसोई घर, तो पूरे मंत्रिमंडल में एक छोटा सा मंत्रिमंडल अलग से तैयार करके रखा हुआ है। मतलब ये संवैधानिक लेकिन नहीं है, संविधान में ऐसा नहीं है कि किचन कैबिनेट, लेकिन उसको संविधान विशेषज्ञों ने नाम दे दिया कि वो प्रधानमंत्री का किचन कैबिनेट है। हर प्रधानमंत्री के टाइम में आप वॉच करके देखिएगा, पास्ट रिकॉर्ड देख लीजिए, तो उसमें आपका किचन कैबिनेट रहा है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उस समय उनके कुछ खास कैबिनेट मिनिस्टर थे, पहले उनके साथ वो परामर्श करके तब आगे कोई काम करते थे। मोदी जी का भी देख लीजिए, ज़्यादातर अमित शाह, आपका राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, उनके साथ चर्चा में उनको देखा जाता है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर एक टर्म है किचन कैबिनेट, ठीक है। तो मंत्रिमंडल के बारे में भी मुझे लगता है कि आप लोगों को सब समझ में आ गया। अब हम लोग इसके बाद पढ़े थे पहले पार्ट 1 में कि भारत की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। हाँ, उप प्रधानमंत्री छूटा हुआ है। उप प्रधानमंत्री जो पोस्ट है इसका कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है, संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर चाहे भारत सरकार या प्रधानमंत्री ही चाहे, ठीक है, तो वो किसी अपने कोई और भी योग्य व्यक्ति अगर उनके पैरेलल हो उनके साथ, या उसकी पार्टी चाहे कि भाई हम अपनी पार्टी से इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करेंगे और इस व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री के रूप में, कि प्रधानमंत्री को असिस्ट करने के लिए, प्रधानमंत्री को असिस्ट करने के लिए, ठीक है, तो एक उप प्रधानमंत्री का पोस्ट बनाएंगे, तो वो किया जा सकता है। तो उप प्रधानमंत्री ऐसे कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है उसका। तो एक बार थे भी, जब अटल बिहारी वाजपेयी आपके प्रधानमंत्री थे तो लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी के पैरेलल लीडर माने जाते थे, तो उनको सम्मान देने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को उसमें उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसके अलावा और उप प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग को कुछ भी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई काम ही नहीं है, प्रधानमंत्री सब कर रहा है। लेकिन एक असिस्ट करने के लिए या एक उनको वो इज्जत देने के लिए, वो सम्मान देने के लिए एक पोस्ट क्रिएट कर दिया है, तो उप प्रधानमंत्री। तो भारत की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, ये हम लोग चार्ट बनाए थे कि हम लोगों को ये पढ़ना है। तो जिसमें से हम लोग प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल पढ़ लिए, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिला के। इसमें और जो नीचे का था महान्यायवादी, उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको कानूनी सलाह देने के लिए, या मान लीजिए भारत सरकार के ऊपर, मतलब केंद्र सरकार के ऊपर राज्य सरकार कोई केस कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो भारत सरकार की तरफ से कौन सा वकील पेश होगा, कौन भारत सरकार को या राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देगा या उसके पक्ष में कोर्ट में जाकर वो मुकदमे की कार्यवाही में भाग लेगा, तो उसके लिए एक पद है महान्यायवादी, या इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, ठीक है। न्यायवादी का मतलब क्या है कि जो न्याय से रिलेटेड है। और महा क्यों कह दे रहे हैं, क्योंकि वो देश का सर्वोच्च जो राष्ट्रपति है उसको सलाह देने वाला, मतलब सरकार को सलाह देने वाला न्यायिक कार्य कर रहा है, इसलिए इसको हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है, या इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो वो जो पोस्ट है महान्यायवादी का, वो आपका परमानेंट नहीं है, उसके कार्यकाल के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है, वो राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको वो कितने साल तक महान्यायवादी के रूप में रखें। अगर उनको मान लीजिए पसंद नहीं आया कोई महान्यायवादी, तो उसको कल ही हटा के फिर दूसरा अपॉइंट कर लेंगे, फिर 6 महीना बाद आप उसको हटाकर फिर तीसरा अपॉइंट कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है। तो महान्यायवादी भी आपका क्या राजनीतिक कार्यपालिका के अंडर में आ गया, क्योंकि कार्यपालिका से संबंधित उसका काम है, कार्यपालिका को हेल्प करना, तो भी कार्यपालिका में आ रहा है। और कैसा, टेम्पोररी, अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका मतलब ये इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, इस हिसाब से, ठीक है।
तो महान्यायवादी हुआ। उसके बाद एक और था हम लोगों का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CAG, कैग। ये बार बार चर्चा में आता है ये पोस्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनका काम क्या है, जैसे आप इस तरीके से इसको समझिए कि कोई कारखाना है, उसमें क्लर्क है, कैशियर है। अब इन सारे के ऊपर मतलब ये लोग जो भी हिसाब वगैरह कर रहे हैं, अब वो उसमें गड़बड़ी कर रहे हैं कि नहीं, तो एक अलग से चार्टर अकाउंटेंट रखा जाता है कि साल भर में जो भी अकाउंट मेंटेन किए गए वो सही थे कि नहीं, या कहीं पे धांधली हुई कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए एक चार्टर अकाउंटेंट होता है, अपॉइंट किया जाता है, या किसी चार्टर अकाउंटेंट से वो काम करवाया जाता है। तो ठीक उसी तरह सरकार भी जो है कि हो सकता है विधान जो कार्यपालिका है, ठीक है, कार्यपालिका आय व्यय में कुछ गड़बड़ी दिखा रही हो। हाँ, आपका विधान संसद में एक कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है, तो वो हिसाब रखती है बिल वगैरह का कि खर्च सरकार के बजट वगैरह का क्या खर्च हुआ, क्या नहीं हुआ, कहीं कोई धांधली हुई कि नहीं। तो उन सब धांधलियों को चेक करने के लिए कि हाँ सचमुच कुछ कहीं गड़बड़ी हुई है कि नहीं, उसके लिए समझो कारखाना का जैसे चार्टर अकाउंटेंट होता है, उसी तरीके से सरकार की तरफ से राष्ट्रपति का ये चार्टर अकाउंटेंट होता है, लेकिन इसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनका काम है वो अकाउंट्स को देखना, ठीक है। तो ज़्यादा इनके बारे में और नहीं जानना है। इनका भी कार्यकाल जो है कोई फिक्स नहीं है, 65 साल की उम्र पूरी अगर हो जाएगी तो ये रिटायर कर जाएंगे, या फिर और एक है कि 6 साल तक ये रहते हैं, और ये भी अस्थायी है, इनका भी परमानेंट नहीं है, इनको भी हटाया जा सकता है। तो ये भी अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो अस्थायी कार्यपालिका में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल, महान्यायवादी और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब अगले पार्ट में इसी टॉपिक के अगले पार्ट में हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो भारत की कार्यपालिका का बॉस, मतलब औपचारिक रूप से, संवैधानिक रूप से भारत की कार्यपालिका का बॉस आपका राष्ट्रपति होता है, उनके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। हाँ, क्योंकि थोड़ा हटकर है वो, इन सब टॉपिक से वो हटकर है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। पिछले वीडियो का जो आज के वीडियो देख रहे हैं, पिछले वीडियो को देख लीजिए। सारे वीडियोस के इसके डिस्क्रिप्शंस में सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, वो आप लोग पीछे का देखते आइए और मेरे साथ चलते जाइए। आगे आगे मैं सारा चैप्टर आप लोगों का कवर कर दूंगा, अगर आप क्रम से आ रहे हैं तो। और बीच में कोई वीडियो देखिएगा तो देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे कि आप ये क्या समझाते, कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आप क्रम से देखते जाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर हम लोग मिलेंगे इसी भारत की संघीय कार्यपालिका में, पार्ट 3 लेकर आएंगे। तो जो चैनल में नए हैं, अगर आपको आगे का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर मैं ठीक पढ़ाने में, आपको समझाने में सक्षम रहा हूँ, तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना।